हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। फ्री बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2023 के लिए। दोनों पेपर्स का यानी पेपर 1 जनरल पेपर यानी जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, और पेपर 2 स्पेसिफिकली कॉमर्स, जो उनका दोनों का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे क्लासेस स्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट की जाती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। पीडीएफ्स आपको आराम से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिस पे हमारी 100+ फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर लो। जो क्लासेस हैं जो डेली बेसिस पे है वो यूट्यूब चैनल पे मिलती हैं आपको, ऑलरेडी आपको पता है सबको। सो दोनों चैनल्स को ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दो। दोनों हमारे YouTube चैनल पे भी 100+ फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं, सो सब्सक्राइब कर लो। देखो, जैसे आपको पता है आज जो हमारी क्लास है वो है हमारी पेपर 1 की क्लास। कल हमारी कॉमर्स की क्लास हमने कंडक्ट की थी, आज हमारी पेपर 1 की क्लास है जनरल पेपर की। ऑलरेडी हम अपनी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा सिलेबस कवर अप कर सके हैं, जो डायरेक्टली मैंशनड है। अभी हमारी यूनिट 1 ही चल रही है। अब मैं वो टॉपिक्स करवा रहा हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, और यानी 100% श्योर एक्सपेक्टेड छोड़ो, 100% वो आएंगे ही आएंगे। उनकी हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। अभी हमारा उसका कुछ सिलेबस पड़ा है, उसको कवर अप करने के बाद हम यूनिट 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड। सो बिना टाइम वेस्ट किए शिफ्ट होते हैं। पेज नंबर अप्रॉक्स 52 के अराउंड, जहाँ तक हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर चुके हैं। हमने ये सब यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हमने कर लिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग भी कर लिया था यहाँ से। हाँ, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमने पिछले 7 सेशन में मैंने आपको बहुत ऐसे टॉपिक्स करवाए थे जो बहुत ज़्यादा है, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड 100% श्योर ही हैं, उनमें से पेपर आता ही आता है। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, एक पेपर में क्वेश्चन आया था, वो कह रहे थे जो एरिक्सन स्टेजेस है साइको सोशल, यानी जिसे आप साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, उसके आप स्टेजेस की इलिस्ट्रेशंस दी थी उन्होंने। यानी ये मैचिंग के टाइम पे क्वेश्चन आया था। एक साइड पे आपको स्टेजेस दे दी, स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय एरिक्सन। दूसरी लिस्ट में उन्होंने आपको इलिस्ट्रेशन दे दी, उन्होंने कहा उसको मैच करके बताओ। देखो, जैसे आपको पता है, मैंने आपको एरिक्सन का स्टेजेस सारी करवा दी। देखो, उसमें एक स्टेज आती है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट की। तो जो इसकी रेलेवेंट इलिस्ट्रेशन है ना, दैट विल बी फीडिंग। यानी फीडिंग एक बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट की इलस्ट्रेशन। फीडिंग मतलब जैसे आप बेबी को फीड करते हो। देखो, बेबी को आप पे इतना भरोसा होता है कि वो जो आप उसको खिलाओगे वो खा लेगा, ठीक है। सेकंड आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी की, स्कूल। यानी स्कूल में जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है, यानी जब वो स्कूल एज में चला जाता है, तब उसे इंडस्ट्री और इंफ्योरिटी की स्टेज के गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, लव रिलेशनशिप्स। चाहे तो आप इंटीमेट होगे दूसरों के साथ, यानी अपने सोशल रिलेशंस को बहुत अच्छा डेवलप कर पाओगे, या आप अकेले हो जाओगे यानी आइसोलेट हो जाओगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, पेरेंटिंग एंड मेंटरिंग। यानी जो रेलेवेंट इलस्ट्रेशन है ना, जो आपकी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की स्टेज है यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, उसकी जो बेस्ट इलस्ट्रेशन है वो पेरेंटिंग और मेंटरिंग की है। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने हमें दी थी हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। देखो, कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती हैं, उनमें से ना पेपर में उन्होंने सारी तो नहीं पूछी, उनमें से उन्होंने आपको ऑप्शन दे दी। वो कहते हैं इनमें से हाईएस्ट बताओ। देखो, जो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, खास करके 3 चीज़ों में, कॉग्निटिव में, अफेक्टिव में एंड साइकोमोटर डोमेन्स में लर्निंग के, वो कौन सी हैं तो उनको अब स्टडी करने जा रहे हैं। अब साथ के साथ मैं इनको बता दूंगा, साथ के साथ आपको कैटेगरीज डिस्क्राइब कर दूंगा। जो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, कॉग्निटिव मतलब दिमागी तौर पे, अफेक्टिव यानी साइकोमोटर डोमेन्स में। सबसे पहले आती है इवैल्यूएशन। देखो, जब आप इवैल्यूएशन की कैटेगरी में चलते हो, यानी ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप जजमेंट्स बनाते हो। आप चीज़ों को असेस करके, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके, अपने माइंडसेट में जो आपके बन रहा है, जो फ्रेम हो रहा है, आप उसको प्रेजेंट करते हो, उसको जजमेंट्स अपनी फ्रेम कर लेते हो, असेसमेंट्स करते हो आप। यानी इस चीज़ को असेस करके आपको क्या पता चला, वो इस चीज़ में आ गया। और इवैल्यूएशंस की जाती हैं कुछ क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड के बेसिस पे।
यानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो आपकी वैल्यूएशन यानी जो ये टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, इसमें आपने अलग अलग टाइप की जजमेंट्स करनी है, असेसमेंट्स की जाती है, स्टूडेंट्स की जाती है, उनका क्या प्रोग्रेस है, लर्निंग की कोई लर्निंग टीचिंग प्रोसेस की आउटकम निकली है, इवैल्यूएशंस की जाती हैं, पता लगाया जा रहा है कि जो प्रोग्रेस हो रहा है वो टुवर्ड्स स्टैंडर्ड हो रहा है, यानी जो स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया सेट किए हैं उनकी तरफ या नहीं हो रहा। इसके बाद जो मेन सेकंड हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी आती है वो आती है कैरेक्टराइजेशन की। देखो इस कैटेगरी का क्या मतलब है, आप इंटरनलाइजेशन करते हो वैल्यूज की, बिलीव्स की और एटीट्यूड से, जिससे आपकी डेवलपमेंट होती है आपके पर्सनल वैल्यू सिस्टम की। यानी सिंपल वे में जो आपके पास वैल्यूज हैं, जो आपकी बिलीव्स है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को लेके, या तो आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, बिलीव चाहे आपकी जैसी भी है मतलब स्टीरियोटिपिक है या मतलब किसी भी टाइप की बिलीव है, आपकी जो वैल्यूज आपको परमिट करती है आप उस इस कैटेगरी में उनको इंटरनलाइज करते हो। जो ये चीज़ें जब आप उनको इंटरनलाइज करोगे ये लीड करेंगी आपका जो पर्सनल वैल्यू सिस्टम है उनके डेवलपमेंट में। यानी देखो जो वैल्यूज, बिलीव्स और एटीट्यूड्स है ना कहीं ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है, मतलब इनका आपस में पूरा लेना देना है, क्योंकि ये तीन चीज़ें ही रल के एक बंदे की पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, उसको एक फ्रेम देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनॉमी कैटेगरी आती है नेचुरलाइजेशन की। अब जो ये कैटेगरी है ये रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट लेवल लर्निंग का, मतलब जो आपका लर्निंग का लेवल है जो जब वो पूरा एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है उसको ये कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो यानी बीइंग यू एज यू आर इंडिविजुअल्स, आप अपनी वैल्यूज़ को इंटरनलाइज कर देते हो, अपने बिहेवियर्स को इंटरनलाइज कर देते हो उस एक्सटेंट तक कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी और नेचुरल वे ऑफ बीइंग को बना पाओ, यानी आप ये चीज़ें उसका एक पार्ट बन सकें। मतलब इन शॉर्ट आप अपनी वैल्यूज़ को, यानी जो आपके पास वैल्यूज़ हैं या जो आपका बिहेवियर है वो जैसा मर्जी हो, क्योंकि देखो बिहेवियर को भी शेप करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सेम तरीके से वैल्यूज़ भी आप देखो, वैल्यूज़ ठीक है नो डाउट इनहेरेंट भी होती हैं कई, मतलब इनहेरेंट इन द सेंस आपने फैमिली से ली है, आप अलग अलग बंदों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, सोशल बीइंग आपकी इंटरेक्शंस बहुत सारी हो रही हैं, सो वैल्यूज़ भी ऊपर नीचे होती रहती, मतलब ऊपर नीचे इन द सेंस मतलब आपकी वैल्यूज़ डेवलप होती रहती। सो जब आप इन चीज़ों को इतना लेवल पे इंटरनलाइज कर लेते हो कि ये आपकी आइडेंटिटी का, जो आपकी ओन आइडेंटिटी है उसका पार्ट बन जाता है, उसको नेचुरलाइजेशन कह देते हैं। सो ये तीन वैसे तो देखो बहुत सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, उनमें से ये तीन है जो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जो पेपर में बहुत बार पूछी गई है। इसके अलावा अगर कुछ हम और करें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज तो उसमें आ जाता है एनालिसिस। देखो इस कैटेगरी में आप क्या करते हो, एक कॉन्सेप्ट या आइडिया, मतलब कोई कॉन्सेप्ट आपने जो सीखना है या जो आइडिया आप फ्लोरिश करना चाहते हो उसको टुकड़ों में, यानी उसको छोटे छोटे कंपोनेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हो और फिर ये समझते हो कि उन टुकड़ों का आपस में क्या लेना देना, मतलब उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो ये होते हैं एनालिसिस की कैटेगरी। नेक्स्ट आती है अवेयरनेस। आप इसमें जो ये कैटेगरी है ना टेक्सोनॉमी बीइंग अ टेक्सोनॉमी कैटेगरी, इसमें आप कुछ चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई आइडिया हो, चाहे वो फीलिंग हो, उसके रिगार्डिंग आप अवेयर हो जाते हो, मतलब आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया आप देख रहे हो या क्या फीलिंग आपको आ रही है, मतलब इन शॉर्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग, आपको पता चल रहा है। ठीक है, मतलब आप अवेयर हो उस चीज़ के रिगार्डिंग, वो होती है अवेयरनेस। सो ये टोटल 5 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, जिनमें से 3 हायर थे जो पेपर में बहुत बार आई, दूसरी मैंने नॉर्मल आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अब ना मैं स्टेटमेंट्स आई थी, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में। अब प्रेजेंट में जो पेपर पैटर्न है उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में पता ही नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट डाटा हेल्प अस डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स प्लेस और रैंक। यानी वो क्या कह रही है ये स्टेटमेंट, जब आप स्टूडेंट्स की टेस्टिंग करते हो, खास करके नॉर्म रेफरेंस, नाम याद रखो, नॉर्म रेफरेंस जब टेस्टिंग की जाती है स्टूडेंट की, तो जो आपको डाटा मिलेगा, यानी जो खास करके टेस्ट डाटा आप कलेक्ट करोगे, वो आपको हेल्प करेगा कि आप स्टूडेंट का प्लेस और रैंक को डिटरमाइन कर पाओगे, मतलब वो किस रैंक में है एज कंपैरिजन टू अदर बंदा, या वो कौन सी प्लेस पे है। अब देखो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है ना, ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है या तो किसी नॉर्म यानी स्टैंडर्ड के साथ, या तो ग्रुप के साथ, जो रेफरेंस ग्रुप बनाया।
मतलब वो क्या करेंगे, वो ना एक ग्रुप बना लेते हैं नॉर्म रेफरेंस में, यानी वो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स मतलब रूल्स होते हैं, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, ठीक है। जैसे हम कह नहीं देते आपके रूल्स गाइडलाइंस, आपके नॉर्म्स क्या है यहाँ पे काम करने के, ये वो चीज़ है। सो एक इंडिविजुअल बंदे को उठा लिया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके या तो नॉर्म की परफॉर्मेंस के साथ, यानी जो नॉर्म सेट किया उसके साथ कंपेयर किया जाता है, या जो रेफरेंस ग्रुप उन्होंने डिसाइड किया उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस को रैंक कर दिया, कंपेयर किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमें रैंक या परसेंटाइल्स पता चलते हैं। मतलब जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, हम ये बता पाएंगे ना ये बंदे की परफॉर्मेंस उस नॉर्म से ऊपर है, बराबर है या कम है, मतलब आप रैंक दे पाओगे, आप परसेंटाइल्स दे पाओगे, ठीक है। सो उनकी अच्छे से इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो पाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग द टेस्ट डाटा टेल्स अस अबाउट द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। अगर हम जैसे हमने पिछले पॉइंट में नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की है स्टूडेंट की, अगर हम अब क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग करते हैं स्टूडेंट की, अब जो टेस्ट डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो हमें स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी का लेवल, मतलब वो कितना प्रोफिशिएंट हो गया है, यानी जितनी उतने हमने अभी तक लर्निंग की है उसका कोई रिजल्ट निकला है, यानी वो प्रोफिशिएंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो बताएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग है ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड। यानी देखो देखो नॉर्म में आप एक नॉर्म्स के अगेंस्ट कंपेयर करते हो या रेफरेंस ग्रुप पे, क्राइटेरिया का नाम ही बताता है, यानी एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, एक क्राइटेरिया पूरा फुल फ्लैज डिसाइड किया जाएगा, मतलब उसमें पूरी डिटेल इंक्लूसिव होगी। आप इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को उस क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग का कहना है। अब इससे क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी जो आपको इंडिविजुअल के लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी या मास्टरी के में बारे में बताएगी। अब देखो प्रोफिशिएंसी या मास्टरी हर चीज में नहीं हो सकती, यानी आप देखो मैंने आपको क्या कह रहा हूं मैं, देखो जब कोई एक इंडिविजुअल हर चीज में मास्टर या प्रोफिशिएंट नहीं बन सकता, जो प्रोफिशिएंसी और मास्टरी होती है ना वो स्पेसिफिक स्किल्स में ही अटेन की जाती है। अब ये चीज़ हमें क्राइटेरिया रेफरेंस बनाएंगे, जब हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया, चाहे वो क्राइटेरिया हो चाहे वो एक स्टैंडर्ड हो, जब उसके साथ कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास टेस्ट डाटा आएगा, डाटा निकल के आएगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि कंपैरिजन हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इनसाइट्स तो जनरेट होंगे ही होंगे। जब वो डाटा को एनालाइज किया जाएगा तब हमें पता चलेगा कि जो बंदे को यानी जो इंडिविजुअल को हमने कंपेयर किया उसके स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया के साथ, उसने जो स्किल उसको हमने बेसिकली यानी जो स्किल को एनालाइज किया वो स्किल में उसने अभी तक प्रोफिशिएंसी गेन की है, मास्टरी गेन की है या नहीं की है, या अभी भी वो वही लेवल पे ऑपरेट करे, ठीक है। समझ गए। आगे आता है ब्रेन डेवलपमेंट। देखो जो आपका इंडिविजुअल्स का स्टूडेंट्स का यानी जो बीइंग किसी भी बंदे का जो ब्रेन है वो कंटिन्यू करता है डेवलप होना जब चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस तक, यानी जो ये टाइम पीरियड है ये याद रखना, चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस तक एक बंदे का ब्रेन डेवलप होता ही रहता है, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इस डेवलपमेंट में ना कई ऐसे न्यूरल कनेक्शंस होते हैं जिनकी ग्रोथ होती है और कई जो अनयूज्ड कनेक्शंस है उनकी प्रूनिंग होती है। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, देखो जैसे जैसे बंदा यानी देखो चाइल्डहुड मतलब बच्चा, जैसे जैसे बच्चा एज में आगे बढ़ता रहता है उसके दिमाग की कड़ियाँ जुड़ती रहती हैं, मतलब उसके कनेक्शंस फिट बैठते रहते हैं, दिमागी कनेक्शंस। इसीलिए तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है बंदे की नॉलेज और अच्छी हो जाती है, यानी वो एक्सपीरियंस्ड बंदा हो जाता है। अब जो ये आपका सेंसरी मोटर पीरियड है ये तब अक्कर करता है इन्फेंसी से ड्यूरिंग इन्फेंसी टाइम, यानी जो आपका सेंसरी मोटर पीरियड यानी मतलब सेंसरी मोटर पीरियड मतलब देखो एडोलेसेंस मैंने ब्रेन डेवलपमेंट बता दी, सेंसरी मोटर पीरियड वो होता है जब आप चीज़ें करके ऑब्जर्व करके सीखते हो। जैसे बच्चा देखो बच्चे को क्यों बच्चों के लिए देखो अगर आपने मैं आपको चीज़ बताऊं, जो बिल्कुल छोटे छोटे टॉडलर्स होते हैं उन बच्चों के लिए क्यों ऐसी गेम्स आती है जैसे कुछ बिल्ड करो, पजल को सॉल्व करो, ब्लॉक्स जोड़ो, ये उनकी सेंसरी मोटर उनको चीज़ें करना बताते हैं, वो चीज़ें देख देख के करना सीखते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस लेवल पे ना सेंसरी और मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे एज होगी जैसे जैसे ऐसे अलग अलग चीज़ों को फेस करेगा एक बच्चा तो उसकी जो सेंसरी या मोटर स्किल्स है ना वो डेवलप होती जाएंगी। यानी इस पीरियड के टाइम पे जो इन्फेंट्स होते हैं वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स को समझना सीख लेते हैं, मतलब उन्हें कहीं हद तक पता चलना चाहता है अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये रिजल्ट निकलेगा, अगर ये रिजल्ट निकल रहा है तो डैम श्योर मैंने यही चीज़ की होगी।
कहीं ना कहीं जो ये रिलेशनशिप जब उनको समझ आ जाएंगी तो जो उनके एक्शंस होंगे ना वो गोल डायरेक्टेड होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी उनको पता है हमने ये चीज करनी है तो उसको इस तरीके से करना पड़ेगा तभी हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए। आगे आता है एक सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो चाहे हैशटैग से मार्क कर लो। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग क्या है? देखो ये ना एक टीचिंग मेथड है जिसमें प्रॉबिंग क्वेश्चंस की जाता है, क्रिटिकल मतलब क्वेश्चंस की प्रॉबिंग की जाती है इन शॉर्ट क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करने के लिए। अगर मैं सिंपल देखो पहले एक बार आपको लाइन पढ़ के बताता हूँ फिर इसका मतलब बताता हूँ। यानी स्टिमुलेट की जाती है क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉबिंग क्वेश्चन से इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर अमंग स्टूडेंट। सिंपल बात है, देखो जैसे इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन होती है ना सेम तरीके से सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग होती है। मतलब आप देखो फर्स्ट आपने एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है, आंसर से एक क्वेश्चन और उस आंसर से अनदर क्वेश्चन फिर उस आंसर से अनदर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस की प्रॉबिंग दे दनादन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रही हैं। यानी जो ये चीज है देखो जब आप क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन ये चेन जब चलती जाएगी ना इससे क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट होगी। जिस बंदे के ऊपर आप ये ना मशीन गन चला रहे हो क्वेश्चंस की वो क्रिटिकल थिंकिंग में चल जाएगा क्योंकि उसे तो हर क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी वो आंसर देने के लिए दिमाग पे जोर डालेगा और दिमाग उसका हेल्प करेगा सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने में। इससे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा क्योंकि देखो एक ही बंदे को क्वेश्चंस कंसंट्रेट हो रहा है तो डैम श्योर वो ही आंसर देगा, तो उसकी तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी ही होगी। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर यानी जिसके रिगार्डिंग हम सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना वो उसकी जो समझ है ना वो बहुत ज़्यादा डीप चल जाती है, यानी वो सब्जेक्ट मैटर की समझ स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, समझ के ये होती है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। आगे फीडबैक थ्रू स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। देखो ये ना अब ये लाइन है एक मेथड है फीडबैक थ्रू स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। देखो ये ना एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं अपनी टीचर्स को। मतलब अब टीचर स्टूडेंट को नहीं स्टूडेंट टीचर को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट कैसे फीडबैक टीचर को प्रोवाइड कर सकता है? टीचिंग मेथड्स के रिगार्डिंग जो टीचर यूज कर रही है, यानी टीचर का जो टीचिंग के टाइम पे मेथड का यूज करना है उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट बताएंगे उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है या उसको चेंज करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्टाइल यानी टीचर के बोलने का तरीका, वो किस तरीके से कौन सी कम्युनिकेशन स्टाइल को फॉलो कर रहा है, यानी उसने कौन सी क्लासरूम एनवायरनमेंट को मेंटेन किया ओवरऑल लेवल पे, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग स्टूडेंट अपनी फीडबैक देगा। यानी स्टूडेंट टीचर की इवैल्यूएशन करेगा, इवैल्यूएशन करने के बाद जो फीडबैक आएगी इन शॉर्ट ये फीडबैक टीचर को अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। उसना असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए थे, ब्रेन डेवलपमेंट, सोक्रेटिक क्वेश्चन और फीडबैक थ्रू स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स के साथ। उन्होंने क्या कहा था असर्शन में, इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। यानी वो क्या कह रहे थे, देखो जब आप क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हो तो अगर उसमें आप सोक्रेटिक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस की मशीन गन चला रहे हो, प्रॉबिंग कर रहे हो, तो वो कोई वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जिससे आप बहुत डीप या कोई टॉपिक को समझा सकते हो या बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकते हो। रीजन में उन्होंने क्या कहा था, फीडबैक थ्रू स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर इनहैंसेस क्वालिटी ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। यानी वो क्या कह रहे हैं रीजन में, जो स्टूडेंट इवैल्यूएशन करते हैं टीचर्स की, उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। अब जो वो फीडबैक आपको प्रोवाइड हो रही है वो क्या क्लासरूम कम्युनिकेशन की क्वालिटी को अच्छा कर सकती है, इनहैंस कर सकती है। देखते हैं इनका आंसर क्या निकलना चाहिए। देखो दोनों असर्शन और रीजंस करेक्ट है, दोनों चीजें ही परफेक्टली करेक्ट है, बट जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की नहीं प्रोवाइड करता। अपने आप में दोनों इंडिविजुअल चीजें करेक्ट हैं, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो जो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है वो है ठीक है, अफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, वो अंडरस्टैंडिंग यानी डीपर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर रही है। क्योंकि जब देखो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग जब भी होगी तब स्टूडेंट्स को क्रिटिकली तो सोचना पड़ेगा, नो डाउट, तभी वो क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे। उनको अपने आप को इंगेज करना पड़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
अगर वो ही नहीं पार्टिसिपेट होंगे तो हम दीवार पे क्वेश्चन पूछेंगे, दीवार तो बोलेगी नहीं। सो ये चीजें बिल्कुल रियलिटी में सच है। अब जो फीडबैक, ये तो असर्शन हो गया, अब जो फीडबैक स्टूडेंट्स दे रहे हैं यानी जो टीचर्स को हेल्प करेंगी कि वो अपने टीचिंग मेथड्स को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि उनके मेथड इस तरीके से हो जाए कि जितने भी लर्नर्स की डाइवर्स नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, कम्युनिकेशन स्टाइल को वो चेंज कर सकते हैं। बट इसका डायरेक्टली सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर फीडबैक लेकर टीचर अपना टीचिंग मेथड या कम्युनिकेशन स्टाइल या क्लासरूम एनवायरनमेंट पूरी की पूरी बदल दे बट उसका सोक्रेटिक क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर जो पेपर में आपने देना था ना वो ये होगा। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, समझ के। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है ये वो इंस्ट्रक्शनल टूल्स हैं जिनको डिजाइन किया गया स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए और ताकि वो ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट कर पाए न्यू इन्फॉर्मेशन को बाय एक्टिवेटिंग देयर प्रायर नॉलेज एंड प्रोवाइडिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द अपकमिंग मटेरियल। बड़ी सिंपल चीज है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। सिंपल वो क्या कह रहे हैं, देखो जो आपके एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसे इंस्ट्रक्शनल टूल्स मतलब गाइडेंस के टूल्स हैं, ये वो टूल्स हैं जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जब वो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अपनी प्रायर नॉलेज भी होगी, मतलब वो पहले भी कुछ ना कुछ सीख के आए होंगे, अब उनको जो न्यू नॉलेज मिल रही है यानी जो अब आप टीचिंग जो कंडक्ट कर रहे हो उससे ऑब्वियस बात है ना उनको नई नॉलेज मिलेगी, न्यू इन्फॉर्मेशन उनके पास जाएगी। जो ये टूल्स है ना वो हेल्प करते हैं कि स्टूडेंट्स नई इन्फॉर्मेशन जो अब उनको मिल रही है वो उसको अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन जो उनके दिमाग में ऑलरेडी से बैठी हुई है उनको आपस में इंटीग्रेट कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए, ठीक है। यानी वो अब जो उनको वह नया मटेरियल मिल रहा है यानी जो न्यू इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम या इशू के रिगार्डिंग मिल रही है उसके लिए ना वो एक कॉन्टेक्स्ट एक बैकग्राउंड बना पाए, यानी जो मटेरियल उनको अपकमिंग मटेरियल है उसके रिगार्डिंग वो एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर पाए अपनी पुरानी नॉलेज को एक्टिवेट करके। ये एडवांस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अब एक स्टेटमेंट है, ये इन स्टेटमेंट की फॉर्म में आया था, ठीक है। अब आती है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। उन्होंने पेपर में ना पूछा था कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि आप जो नॉलेज है उसको जो उसका तरीका है उसको ऑर्गेनाइज करने का माइंड्स में, जैसे टाइप्स ऑफ नॉलेज, अमाउंट ऑफ नॉलेज या हाउ वेल इट इज ऑर्गेनाइज, ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स ये नहीं होते। यानी आप मतलब वो आपको कंफ्यूज करने में इतनी हद तक क्वेश्चंस प्लॉट करते हैं ना कि भी पता ही नहीं चलता कि ठीक है। देखो उन्होंने कितना अच्छा लिखा था कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपकी जो आपके पास जो नॉलेज वो किस तरीके से आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड है, चाहे वो टाइप्स ऑफ नॉलेज हो, चाहे अमाउंट ऑफ नॉलेज हो, या कितनी आपने ऑर्गेनाइज किया। ये स्टेटमेंट पूरी गलत थी, ठीक है, समझ आ गया। अब आता है प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन। देखो जैसे आपके एडवांस ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रक्शनल टूल्स है ना, सेम तरीके से जो प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन है ना ये भी एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जिसमें आप प्रेजेंट करते हो जो सबसे जनरल आइडियाज है डिसिप्लिन के उनको पहले, मतलब सिंपल वे में बताता हूँ, उसके बाद आप ग्रेजुअल इंक्रीज करते हो डिटेल एंड स्पेसिफिसिटी। देखो ये थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, मैं मतलब समझाता हूँ। मान लो सपोज करो जैसे अब मैं टीचर हूँ, ठीक है, अब मैं एजुकेटर हूँ, मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ। अब जब आपने यानी हमने 2 जुलाई से दिसंबर 2023 का बैच स्टार्ट किया था ना, आपको सबको पता है, जो रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है। अगर मैं आपको पहले ही दिन मतलब जो फर्स्ट डे 2 जुलाई को हमारी क्लास लगी थी उसी दिन सबसे टिपिकल क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करवा देता, वो आपको समझ आने थे नहीं आने थे। सो देखो जो प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन है ये ऐसी अप्रोच है जिसका सिंपल यही कहना है, जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट इशू या कोई भी टॉपिक करवाने जा रहे हो पहले उसका एक जनरल आइडिया दो, ओवरव्यू दो, मतलब वो जनरल टॉपिक्स जिसमें कहीं ना कहीं हर बंदे को कोई ना कोई उसके रिगार्डिंग नॉलेज हो। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे उसको डीप करते जाओ, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाओ, स्पेसिफिसिटी में जाने जाओ। इसे ही मतलब प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन का नाम दिया गया है, समझ आ गया। सो एक ना ये ना आई थिंक रिपीट हो गया था जब वीडियो बने, सो इसको छोड़ दो, सेम चीज लिखी है। अब 2 स्टेटमेंट से, अब ये स्टेटमेंट देखो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट्स बता दी ना, अब ये स्टेटमेंट्स का मैंने वही लिखा है कि जो मैंने आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर्स बताए थे वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। ये वो यानी जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है इनको बनाया इसके लिए, या इनकी इंटेंशन ही ये है कि ये स्टूडेंट्स को हेल्प करे कि वो बिल्ड कर पाए और स्ट्रेंथ कर पाए अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को बाय प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। सेम वे में यानी जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो बनना, इनके बनाने के पीछे जो इंटेंशन थी वो सिंपल यही थी कि जो स्टूडेंट्स है ना
इनको मद्देनजर रख के, इनको यूज करके, इनको समझ के वो अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर पाए। बाय वो इससे क्या होगा, उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो जाएगा जिससे वो जो नई इंफॉर्मेशन उनको आ रही है वो उसको अच्छे से अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ इंटेग्रेट कर पाएंगे, अपनी प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट कर पाएंगे, जिससे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये थी स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है, जो पेपर में पूछी गई थी। उन्होंने आगे क्या कहा था, जो मैंने आपको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स का मतलब बताया था वो गलत था, जो उन्होंने पेपर में पूछा वो गलत था। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता, देखो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका काम बिल्कुल अलग लेवल पे, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे आता है एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। देखो जो आपका एडवांस, देखो मैंने आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर्स पढ़ा दिए, अब उसके बाद आते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अब जो ये था मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो बेस्ड किस पे था, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग के। इसके बेसिस बहुत पूछे जाते हैं, यानी उन्होंने आपको क्या कह दिया, देखो जो आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, ठीक है, वो मॉडल है इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि जो एडवांस ऑर्गेनाइजर इसमें यूज होते हैं वो खुद इंस्ट्रक्शनल टूल्स हैं। सो जो इस मॉडल के बेसिस है ना, वो है थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। अब डायरेक्टली उस पर शिफ्ट होते हैं, थ्योरी ऑफ वर्बल लर्निंग क्या है। देखो जो थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग है ना, ये थ्योरी ऑफ लर्निंग है जिसका मेन फोकस है कि जो नॉलेज आपके पास है वो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, वो नई इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करता है, ताकि जो उसको एक मीनिंगफुल, मतलब उसको मीनिंग मिल पाए, उसको मीनिंगफुल मैनर में प्रोसेस किया जा सके। अब एक बार फिर एक्सप्लेन करना, देखो उसका नाम ही बताता है थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, यानी ये आपकी एक लर्निंग की थ्योरी है जिसका इकलौता मतलब ये है कि जो आप नॉलेज आ रही है आपके पास, जो उसको आप किस तरीके से अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब उसको किस किस तरीके से रखोगे। देखो ऑर्गेनाइज करना भी, देखो दिमाग में चीजें रखना, उनको संभाल के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी इवन ये भी बताता है जो आपको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है टाइम टू टाइम, आपका दिमाग उसको कैसे प्रोसेस करके चीजों को समझेगा, यानी उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किस तरीके से करेगा ताकि जो उसको एक मीनिंगफुल मैनर, यानी एक मीनिंग मिल सके, ठीक है। अब जो ये थ्योरी थी, कुछ खास कंसर्न्स आते हैं जो पेपर में बहुत बार, अब जो एक ना चीज मैं ना बार बार नहीं कहूंगा, ये सारे टॉपिक्स ना पेपर में ऑलरेडी आए हुए हैं, मतलब बहुत पूरी डिटेल में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी किया हुआ है बहुत, यानी अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई 1-2 साल के नहीं है, 2016 से लेकर मैंने स्टडी किया, 4 साल होता है, 3-7 साल पुराने इसमें क्वेश्चंस में आपको साथ के साथ टॉपिक्स कवर अप करवा रहा हूँ। सो जो ये थ्योरी है ना, इसके जो मेन कंसर्न्स थे जिनके साथ ये डील करती है, सबसे पहला तो नॉलेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना दिमाग में, यानी करिकुलम कॉन्टेंट क्या, मतलब नॉलेज जो है उसकी ऑर्गेनाइजिंग कैसी है। सेकेंड था कि आपका दिमाग काम कैसे करता है नई नॉलेज को प्रोसेस करने में, मतलब लर्निंग कैसे हो रही है, आपका दिमाग नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या बस एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकालता है। तीसरा इसमें जो मेन इसके साथ कंसर्न जो डील करता है वो है टीचर्स किस तरीके आइडियाज को अप्लाई करते हैं करिकुलम और लर्निंग के, मतलब ये जो आइडियाज है ना, ये करिकुलम और लर्निंग के रिगार्डिंग है, इन आइडियाज को टीचर किस तरीके से अप्लाई करते हैं जब वो नया स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी जब स्टूडेंट्स को न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ना, वो ऑब्वियस बात है टीचर ही करेगा, इंस्ट्रक्शंस वो ही देगा, इसीलिए तो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हम इतना बड़ी यूनिट पढ़ रहे हैं। तो जब ये न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, न्यू मटीरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो करिकुलम और लर्निंग यानी क्या सिलेबस है, यानी क्या कंटेंट करवाना है, पूरा क्या लर्निंग प्रोसेस होगा, जो इसके रिगार्डिंग आइडियाज उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सो ये 3 कंसर्न है जो थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग के साथ डील करते हैं, ठीक है। आगे आता है डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन एक स्टडी के अबाउट आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर पार्टिसिपेशन। ध्यान से सुनो लाइन, उन्होंने क्या कहा, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पार्टिसिपेंट्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टडी आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर पार्टिसिपेशन। सिंपल चीज है, देखो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, स्टडी के टाइम पे उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब जो डीब्रीफिंग का प्रोसेस है ना, जब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर लिया लर्निंग के प्रोसेस में, उनकी पार्टिसिपेशन खत्म होते ही उनको, मतलब जब कंप्लीट हो जाएगी पार्टिसिपेशन, उनको उसके बाद इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा, उसे डीब्रीफिंग कहते हैं। मतलब डीब्रीफिंग अगर सिंपल सी सेंस है, आपने पहले, मतलब सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं, मैं आपको माइट भी जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, पहले देखो जैसे वो आपको एग्जांपल, कल मैंने एक क्विज डाला था टेलीग्राम में, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, पहले आप उसको सॉल्व करो, आपके पास 8 PM तक टाइम है,
उसको सॉल्व करो, देन एडीपीएम पे मैं आपके आंसर्स, करेक्ट आंसर्स दे दूंगा। अगर तो बच्चों ने किया हुआ, उनको 8 PM पे आंसर्स मिल गए, उन्होंने अपने आंसर्स चेक भी कर दिए होंगे। अगर आपको उन आंसर्स में कोई डाउट आ रहा है या क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, अब उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, ये डीब्रीफिंग होगी एक हिसाब से। मतलब एग्जैक्टली डीब्रीफिंग तो नहीं, बट सेम पैटर्न पे बन गई। पहले आप पार्टिसिपेट करो, जब आपकी पार्टिसिपेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये डीब्रीफिंग का प्रोसेस है। यानी जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसमें टिपिकली कोई भी स्टडी में अगर कोई डिसेप्शन यूज की गई या उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, या आपकी स्टडी का पर्पस क्या था, या आपका जो पार्टिसिपेंट डाटा है उसको किस तरीके से यूज करें, ऐसी चीजें होती है। सिंपल वे में अगर बताऊं, जिस काम के लिए आप स्टडी कर रहे हो, यानी जो चीज के लिए आप स्टडी कर रहे हो, जो डिसेप्शन यूज हो रही है उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, आपका ये स्टडी करने का पर्पस क्या है उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी हो सकती है, या जो आपका पार्टिसिपेंट्स का डाटा है उसको किस तरीके से यूज किया उसके रिगार्डिंग भी हो सकती है। आगे आता है पोस्ट स्टडी फॉलोअप। देखो, इसको ऑफर किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने जो इन्वॉल्व है स्टडीज पे, दैट इन्वॉल्व एनी पोटेंशियल रिस्क और इमोशनल इम्पैक्ट। सिंपल वे में ये जो पोस्ट स्टडी फॉलोअप होता है ना, जब कोई बंदा यानी जो पार्टिसिपेंट यानी स्टूडेंट जब ऐसी स्टडी करता है, यानी ऐसी स्टडी में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, मतलब उसका पढ़ना ही, जो लर्निंग उसने कर दी है वो ऐसी है जिसमें या तो कोई पोटेंशियल रिस्क है, या उस पर कोई ना कोई इमोशनल इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसकी इमोशनल, उसको मतलब इमोशंस इस तरीके से उसके ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो तब ये चीज यानी पोस्ट स्टडी फॉलोअप ऑफर किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को। इसमें आप पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हो या रेफरल्स देते हो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। मतलब ठीक है, मतलब समझ के, अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, आपने एक मतलब एक समझ लो, आपने ह्यूमन बॉडी के या मतलब देखो, आपको जैसे मान लो एक केस है, मर्डर केस है, वो मर्डर केस किसी ना इस तरीके से, मतलब वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत वास्ट नॉलेज उसमें मिल रही है। स्टूडेंट्स ने उस मर्डर केस को स्टडी करना है। देखो, उसमें बहुत चीज़ें ना, मतलब बहुत चीज़ें गलत हुई हैं। लाइक इन द सेंस आप समझ लो, जैसे कि एक तो होता है मतलब मर्डर हो गया, मतलब बहुत कुछ होके मर्डर हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत बुरी मौत हुई है। तो जब आपने ऐसी कोई चीज़ किसी को स्टडी करने दे दी है, तो वो डैम श्योर उसकी ना मेंटल हेल्थ पे वो चीज़ इंपैक्ट डालेगी। मतलब आप कह नहीं चाहते कि हम जैसे जनरल लैंग्वेज में कह देते हैं कि हमारे ना हर चीज़ ना हमारे दिमाग में एक फुटप्रिंट छोड़ जाती है। अब ये पोस्ट स्टडी फॉलोअप वही चीज़ है जो आपके दिमाग में फुटप्रिंट छोड़ के आए, यानी वो फुटप्रिंट कहीं ना आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क डालेगा ही डालेगा। सो उस चीज़ के साथ डील अप करने के लिए पोस्ट स्टडी फॉलोअप किया जाता है। आगे आते हैं इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। देखो, जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, ये वो लैंग्वेजेस है जो इतने ज़्यादा रिस्क पे हैं कि ये डिसअपियर हो सकती हैं। मतलब इंडेंजर मतलब वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म हो सकती हैं, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो सकती हैं, इतना रिस्क वो भी फेस कर रही है। सो इनको थ्रेट, अब जो ये रिस्क फेस कर रही है, जो थ्रेट ये फेस कर रही है, ये ना बहुत अलग अलग फैक्टर्स के कारण हो सकता है। जैसे उस लैंग्वेज को बोलने वाले बंदे कम हो गए हो। देखो, हमारी कितनी इंडिया में लैंग्वेज है, बीइंग अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, बहुत लैंग्वेजेस यूज होती हैं। देखो, अगर किसी लैंग्वेज को बोलने वाले बंदे ही कम हो जाए, अगर बोलने वाला ही कम हो गया, तो वो लैंग्वेज ऑब्वियस है बंदी हो जाएगी, यानी डिक्लाइन हो जाएगी। या आप कह सकते हो इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन लैक, मतलब एक जनरेशन को, देखो अगर मैं आपको बताऊं, कई लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो हमारे पूर्वजों को आती हैं बट आगे जनरेशंस को नहीं आती, उन्होंने ट्रांसफर ही नहीं की। सो जैसे अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल, जो अब देखो, अब जैसे आपको पता है ट्रेंड चल रहा है, 90% +2 के बाद स्टूडेंट्स फॉरेन माइग्रेट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। अब जब 30-40 साल बाद लाइक उनकी फैमिलीज बन जाएंगी, माइट भी अपने फैमिलीज को वो पंजाबी सिखाएं ही ना, या कोई भी इंडियन लैंग्वेज हिंदी ना सिखाएं, तमिल ना सिखाए, कोई भी मलयालम ना सिखाए, मतलब कोई भी हमारी स्टेट है, रिस्पेक्टिव स्टेट है जो इंडिया की, उसकी लैंग्वेज वो आगे ना करें। ये होती है लैक ऑफ इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन। या हम अपने ऑफिशियल डोमेन्स में लिमिटेड यूज करें एक लैंग्वेज का, यानी वो लैंग्वेज वहीं पे यूज होनी, उसके अलावा होनी नहीं। ये होती है इंडेंजर्ड लेवल्स। आगे आता है मेमोरी लेवल, यानी कुछ एक बार लेवल स्टडी करते हैं, यानी देखो टीचिंग के 3 लेवल्स थे। ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रो दी, मतलब इंट्रो नहीं, पूरा टॉपिक ही किया हुआ है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब जो मेमोरी लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है टीचिंग का, जिसका काम क्या है, आप जस्ट मेमोराइज करो, रट्टे लगाओ, रोट मेमोराइजेशन करो, फैक्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स की और डिटेल्स की।
मतलब आपने चीज़ों को जस्ट याद रखना है, समझने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप रिकॉल करो, उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करो, रिकॉल रिप्रोड्यूस ऐसा प्रोसेस करते करते वो ना रट्टा लग जाएगा आपके दिमाग में, यानी आपको फैक्ट्स कॉन्सेप्ट और डिटेल ना याद हो जाएंगे एज इट इज। ये था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसके अलावा ना कुछ और भी लेवल्स है टीचिंग के जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। वो सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन लेवल। जो ये लेवल है यानी जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन लेवल के नाम से जानते हैं, ये फोकस करता है कि आप इंफॉर्मेशन के मीनिंग को समझो। जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है टीचिंग यानी टीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन का मतलब समझो, जो मतलब है उसको अच्छे से दिमाग में समझो, रट्टा मत लगाओ, इंफॉर्मेशन को समझो। यानी आप इतने काबिल बन जाओ कि अगर आपने वो इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ ली है, आप उस इंफॉर्मेशन को अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाओगे। ये आपको करना पड़ेगा। सेकेंड आता है एप्लीकेशन लेवल। अब जो ये लेवल है, ये इसका मेन फोकस ये है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो आपने सीख लिया, आप उसको अप्लाई करो न्यू सिचुएशन में, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। मतलब इन्फॉर्मेशन अगर आपने सीख ली, उसका मतलब आपने समझ लिया, यहाँ तक सफिशिएंट नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करो। अगर आपने कोई चीज़ ली या उसको यूज़ ही नहीं किया तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ है। थर्ड लेवल आता है एनालिसिस लेवल का। इस लेवल का मेन फोकस ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर उनका रिलेशन समझो। ये मैंने आपको पहले भी बताया। एनालिसिस लेवल और एनालिसिस का मैंने आपको, अगर हम पीछे मैं आपको बताऊं तो एक टेक्सोनॉमी भी थी एनालिसिस से, वो सेम चीज़ है। सो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, कंपोनेंट्स में तोड़ो, उन टुकड़ों का आपस में रिलेशनशिप समझो, बहुत चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस का लेवल। अब ये लेवल का मेन फोकस है कि इन्फॉर्मेशन जो आपको अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, देखो इन्फॉर्मेशन का सोर्स कभी एक नहीं होता, जहाँ जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आप कंबाइन कर लो। आपसे चाहे 20, आपके पास चाहे 20 सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आई है, आई तो आपके पास लेना। जब वो 20 सोर्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको कंबाइन कर दो, उससे एक न्यू आइडिया और प्रोडक्ट क्रिएट कर पाओगे। ये सिंथेसिस लेवल में पावर है। नेक्स्ट रहता है हमारे पास इवैल्यूएशन लेवल। देखो ये लेवल का फोकस है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू है उसको जज करो। उस आपको पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है क्या उसकी वैल्यू है, क्या चीज़ें उससे निकल के बाहर आ रही हैं, उसके बेसिस पे आप फैसले लो। यानी आप अपनी वैल्यू जजमेंट्स पास करो, फिर वैल्यू जजमेंट्स जो आपके मतलब दिमाग जो समझ पा रहा है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लो जो आपकी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे आती है टीचिंग की कॉम्पिटेंसीज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग की कॉम्पिटेंसीज। क्या है, देखो ये ना स्किल्स और एबिलिटीज है जो टीचर्स को चाहिए ताकि वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव पाए। टीचर प्लस कॉम्पिटेंसी, दो वर्ड से बना है टीचिंग कॉम्पिटेंसी, मतलब टीचिंग प्लस कॉम्पिटेंसी। टीचिंग में ऐसी एबिलिटी या टीचिंग में ऐसी स्किल्स आपको चाहिए जो आप जब टीच करो, यानी जब आप टीचिंग को कैरी आउट करो तो वो उसको इतना इफेक्टिव बना दे कि मतलब आपको जो लर्निंग प्रोसेस होगा ना वो मीनिंगफुल ही बन के निकले, जो लर्निंग आउटकम्स आप अचीव करना चाहते हो वो एक झटके में अचीव हो जाए। इसकी 3 मेन डोमेन्स हैं, इसको 3 मेन डोमेन्स में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले आती है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी। अब ये वो कॉम्पिटेंस हैं जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एक कंटेंट की जो आप समझा रहे हो, जिसको आप टीच कर रहे हो, उसके साथ रिलेटेड है। यानी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, यानी सिंपल अगर मैं भाषा में बताऊं, किसी चीज को समझाने का आपका लेवल क्या है, आपका तरीका क्या, आपके पास कितनी खुद उस चीज की नॉलेज है, क्या आपकी समझ है एक कंटेंट को लेके जो आप करवाने जा रहे हो। एक टीचर ऐसा होता है जो पीछे से याद करके आगे क्लास में बोल दिया, दूसरा टीचर ये होता है जिससे थोड़ा समझा आके क्लास में बोल दिया। एक टीचर कंटेंट में मास्टर है, वो खुद मास्टर है, उसको इतनी नॉलेज है तब वो टीच करता है। सो ऑब्वियसली जो तीसरा टीचर है वो उसकी टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सेकंड हमारे पास आती है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। अब ये वो कॉम्पिटेंसी है जो बिहेवियर्स और एक्शन के साथ रिलेटेड है, जो टीचर के हैं जब वो प्लानिंग या डिलीवरिंग कर रहा है इंस्ट्रक्शन की। मतलब इन शॉर्ट, जब एक टीचर मतलब जब टीचर टीचिंग करता है, जब वो कंटेंट डिलीवर करता है, उस टाइम पे डिलीवरी टाइम पे टीचर के अलग अलग एक्शंस होंगे, ये बिहेवियर्स होंगे। मतलब देखो बीइंग इंडिविजुअल, टीचर भी तो एक इंडिविजुअल है, एजुकेटर भी तो एक इंडिविजुअल है, उसका भी अपना बिहेवियर होगा। यानी जब पढ़ाता है उसका बिहेवियर कैसा है, पोलाइट है, अग्रेसिव है, मतलब बहुत अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है या डल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, कुछ भी हो सकता है। उसके कैसे एक्शंस हैं जब डिलीवर करनी है उसकी इंस्ट्रक्शन या उसका प्लान कर रहा है लेसन को, क्या उसके एक्शंस हो रहे हैं,
ये सारा कुछ बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज के अंदर आ जाता है। आगे आते हैं हमारे पास अफेक्टिव कॉम्पिटेंसीज। अब ये वो कॉम्पिटेंसीज हैं जो एटीट्यूड या बिलीफ हैं टीचर के उसके साथ रिलेट करती है, जो उसकी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब टीचर के एटीट्यूड को जो जो कॉम्पिटेंसीज रिलेट करती है, मतलब उसका क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनकरेजिंग है या डिस्करेजिंग है, मोटिवेटिंग है या डीमोटिवेटिंग है, उसकी बिलीव्स क्या है आपके रिगार्डिंग, यानी ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं टीचर की, ये चीजें टीचिंग पे इंपैक्ट डालेंगी। तो यानी ये कॉम्पिटेंसीज है जिसको हम अफेक्टिव कॉम्पिटेंसीज के नाम से जानते हैं। समझ आ गए। अब आगे आते हैं हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में मेथड्स क्या फॉलो किए जाते हैं, जो पेपर में बहुत बार पूछे गए। वैसे तो हम सारे ऑल टुगेदर सारे पढ़ चुके हैं, फिर अगेन एक बार इसको व्यू देते हैं यानी रीड करते हैं। जो डिफरेंट मेथड्स है ना जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में, यानी मतलब जो अब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट डॉक्टरल या डॉक्टरल डिग्रीज को परस्यू करते हो तब वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आता है फेस टू फेस इंटरेक्टिव मेथड, यानी इस मेथड, ये नाम इसका बताता है बेसिक मेथड है जिसमें टीचर और स्टूडेंट डायरेक्टली एक दूसरे में एक क्लास के सामने फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे। क्लासरूम सेटिंग होगी, मतलब पूरी एक क्लासरूम सेटिंग होगी, उसमें स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, टीचर्स भी बैठे होंगे। टीचर कंटेंट समझाएगा, लेक्चर डिलीवर करेगा, स्टूडेंट्स उसको समझेंगे, फिर टीचर क्वेश्चन प्लॉट करेगा, स्टूडेंट उसके आंसर देंगे, यानी ये सेशन, ये डिस्कशन, ये फॉर्म चलता ही रहेगा। सो ये होती है फेस टू फेस इंटरेक्टिव मेथड। नेक्स्ट आता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड। ये न्यू, आपको पता है कि आज के टाइम पर डिस्टेंस एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस एमिनेंस मिल रहा है। सो जो ये मेथड है इसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करते हो स्टूडेंट्स को जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है क्लासरूम सेटिंग में, मतलब वीडियोज के थ्रू। जिस देखो स्टूडेंट्स को किसी भी कारण पॉसिबल नहीं है वो आपकी क्लासरूम सेटिंग में नहीं आ सके, बट बीइंग अ टीचर आपने तो कंटेंट डिलीवर करना है, सो आपने तो उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर, इश्यूज क्लियर करने ही हैं। सो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको लेक्चर्स डिलीवर करते हो, मतलब जो उन स्टूडेंट जो फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं है वो आ जाते हैं ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मेथड। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी इस मेथड में टेलर किया जाता है इंस्ट्रक्शन को इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए। जैसे देखो जब आप अपने फॉर्मल सूट्स वगैरह स्टिच करवाते हो, आप टेलर्स के पास जाते हो, टेलर आपकी मेजरमेंट लेके आपके नाम का सूट स्टिच करके दे देते हैं, लाइक कोट पैंट्स हो गया, ब्लेजर्स वगैरह हो गए, ठीक है। सेम तरीके से जो इंडिविजुअलाइज्ड मेथड है टीचिंग का, ये आपके जो टीचर टीच कर रहे हैं, ये जो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी जो टीचिंग वो कर रहे हैं या जो इंस्ट्रक्शंस वो प्रोवाइड करता है उसको टेलराइज्ड कर दिया जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू टीचिंग उस तरीके से कैरी आउट की जाती है कि जो आम लर्नर, जो बीइंग है इंडिविजुअल, जो उसकी डाइवर्स नीड है वो पूरी हो पाए, ठीक है। आगे आते हैं ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो इन मेथड्स में आप इंटरनेट का यूज़ करते हो डिलीवर इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करने के लिए स्टूडेंट को, जैसे मूक हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ये सारे ऑनलाइन मेथड्स है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई या वेबिनार हो गया, सभी में आप यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके ओवर द वेब आप अपने टीचिंग को कंडक्ट करते हो, अपने लेक्चर्स को डिलीवर करते हो, ठीक है। आगे हमारे पास आते हैं अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड। दो अलग अलग टेस्ट हैं, क्या इनका है, क्या रिलेशन है, इनको स्टडी करते हैं। देखो जो अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड जो ये टेस्ट है ना, इनको डिजाइन किया गया अपर लिमिट्स को असेस करने के लिए ऑफ एन एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। मतलब देखो आपने टीचर, बीइंग अ टीचर, आपने टीच कर दिया, स्टूडेंट्स ने सीख लिया, यानी जो एग्जामिनीज है, एक होता है एग्जामिनर जिसने पेपर लेना होता है, एक होता है एग्जामिनी जिसने पेपर देना होता है। इन टेस्ट को यूज करके आप एग्जामिनी की नॉलेज और एबिलिटीज, क्या उन्होंने सीखा, क्या उनकी नॉलेज है, क्या उन्होंने एबिलिटीज अपनी डेवलप किया, उनको असेस किया जाता है। यानी टेस्ट है, नॉर्मल इवैल्यूएशन के टेस्ट हैं ये, ठीक है। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है ये मेजर करता है कि स्टूडेंट्स ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखा क्या है अब तक। यानी अगर मान लो जैसे मैं आपको पेपर 2 कॉमर्स करवा रहा हूँ, कॉमर्स एक सब्जेक्ट है, जैसे हमारा 2.5 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 महीने बाद मैं आपको एक आपका अचीवमेंट टेस्ट डाल दूंगा, एक टेस्ट डाल दूंगा, मुझे पता चल जाएगा आपने 2.5 महीने में इस सब्जेक्ट में सीखा क्या है। और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये स्टूडेंट का पोटेंशियल मेजर करता है कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और कितना सीख सकता है। देखो दोनों, एक प्रेजेंट की चीज है, एक फ्यूचर की चीज है। जो अचीवमेंट टेस्ट है मतलब आप अभी तक अचीव कर कितना चुके, आपको आ कितना गया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये बताता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और कितना सीख सकते हो, मतलब फ्यूचर में कितना सीख सकते हो, ठीक है। एक आगे आता है ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में 2 तरीके होते हैं, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। इनका क्या मतलब है, देखो जो ये आपके ऑब्जेक्टिव या प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है ना, ये टेस्ट को डिजाइन किया गया किसी टिपिकल बिहेवियर को या एग्जामिनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए। एग्जामिनिंग बीइंग एन इंडिविजुअल्स, उनके अपने बिहेवियर्स होंगे, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उनके अपने ट्रेट्स होंगे, आपने उसको किस तरीके से मेजर करना है, उन
उन चीज़ों को मेजर करने के लिए ये आपके पर्सनैलिटी टेस्ट ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव को डिज़ाइन किया गया। जो आपका ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है ये एग्जामिनीज को प्रेजेंट करता है विद अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट हैव अ प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ आंसर्स। मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना पर्सनैलिटी, खास करके पर्सनैलिटी, ये 2 पर्सनैलिटी टेस्ट ही होते हैं। ये पर्सनैलिटी को जज करके या बिहेवियर को या ट्रेट्स को जज करके पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा सकते हो। तो इसमें ना जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें ना आप सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिनके आंसर्स ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री डिटरमाइंड है, आंसर्स पहले ही हैं, आप स्टूडेंट्स को यानी इन जिन बंदों को आपने मेजर करना है, जिनको आपने एग्जामिन करना है, उनको प्रोवाइड कर देती हो। ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है कि जो आंसर देंगे आप प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ आंसर के साथ कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करने के बाद आपको इनसाइट्स मिलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप पता लगा सकते हो कि उसकी पर्सनैलिटी स्टैंड कहाँ पे करती है। आगे आता है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जो प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है इसमें आप एग्जामिनर्स को प्रेजेंट करते हो विद एम्बिगियस स्टिमुली एंड आस्क देम टू इंटरप्रेट इट। एम्बिगियस मतलब अनपछात, मतलब इन सेंस अनडिफाइंड कह दो, मतलब एकदम से आपके सामने कोई चीज प्रोवाइड कर देनी, यानी उनको पहले नहीं पता था। ठीक है, यानी देखो सडनली जब आपके पास कोई मतलब इसमें क्या करता है, जो आपका मतलब जो आप हो, आपने एग्जामिनी को एग्जामिन करना है ना, आप उसको ना एक ऐसी स्टिमुली पकड़ा दोगे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट कह दो, कोई सिचुएशन कह दो, कोई सर्कमस्टेंस कह दो जो उसने कभी सोची नहीं होगी, मतलब सडन उसके सामने आ गई, तो आप एकदम से उसको होगे, आप वो आपको इंटरप्रेट करके पता। ये होती है प्रोजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब चूज करना, प्रोजेक्टिव मतलब प्रोजेक्ट करना कि वो क्या उस चीज के रिगार्डिंग सोचता है। ठीक है, समझ आ गया। सो देखो वैसे तो आपको माइट भी, क्योंकि आप अभी तक किसी का भी मुझे कोई मतलब मैसेज तो आया नहीं है, सो आपको होप है अच्छे से समझ आता ही होगा। सो अगेन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, डिस्कशन ग्रुप में मैसेज करो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। आपका डाउट क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको, पीडीएफ मैं डेली अब इसलिए नहीं डालता क्योंकि देखो एक बार उसमें ना टाइम बहुत वेस्ट होता है। मैं इकट्ठा जब 2-3 क्लासेस हो जाएंगे उसकी पीडीएफ दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएंगी। सो पहले अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा, पहले सेशंस के गो थ्रू, उसके बाद ही पीडीएफ से गो थ्रू, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप दोनों चीजें करोगे ना, फिर आपके मॉक टेस्ट में डैम श्योर, देखो आपको मेरे इतने मॉक टेस्ट 2 हो चुके हैं अभी, एक पेपर 1 का, एक पेपर 2 का, किसी ने भी अभी तक अपने नंबर नहीं बताए। सो अपने डू नंबर्स बताओ, मुझे आपका लेवल पता चले। तो बाकी अब ना मॉक टेस्ट पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बाद में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, बीच में कंडक्ट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, आप उसको अच्छे से देते ही नहीं हो। सो उसके बाद आ गया है कि अब नेक्स्ट आता है मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड स्पोर्ट्स सिस्टम इन टीचिंग। हमने टीचिंग के स्पोर्ट्स सिस्टम्स किए थे, पेपर में मॉडर्न जो आईसीटी बेस्ड है उन पे क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक बार फिर ओवरव्यू देते हैं। जो ये सिस्टम्स है ना, ये इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया जो आपके लर्निंग आउटकम्स है ना, आप उनको ऑप्टिमाइज कर पाओ। अब ये ऑप्टिमाइज कैसे होगी, आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करोगे एक्सेस बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज का, जैसे ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स दोगे, सिमुलेशन दोगे, असेसमेंट दोगे। सिंपल वे में समझाता हूँ, कोई इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, देखो जो आपके टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ना, यानी जो खास करके मॉडर्न या आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स है, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, यानी देखो नाम इनका बताता है कि ये टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए बने हैं। सो इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जो आप लर्निंग आउटकम स्टूडेंट से चाहते हो वो ऑप्टिमाइज करनी है आपने। ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, आप टीचिंग के टाइम पे ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स, यानी आपका जो ऑनलाइन मटेरियल पड़ा है उसको यूटिलाइज करो, उसको यूज़ करके उसको स्टूडेंट्स को दो, सिमुलेशंस करवाओ स्टूडेंट्स से, वो करके सीखेंगे चीज़ें, उनको पता चलेगा अगर वो ये चीज़ करते हैं कि रिजल्ट क्या निकलेगा। असेसमेंट्स करो उनकी। सो ये होते हैं हमारे मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड स्पोर्ट्स सिस्टम जो टीचिंग में। इसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था। देखो असर्शन दी थी कि जो असर्शन थी ना वो ये कहती थी कि जो अंडरलाइन मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्पोर्ट्स सिस्टम है ना टीचिंग में, इसका पर्पस ये है कि जो आपकी टीचिंग के टाइम पे लर्निंग आउटकम्स डिजायरेबल है उसको ऑप्टिमाइज करना। और जो रीजन दिया था वो ये कह रहा था कि जो अफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्पोर्ट्स सिस्टम है ना, उनको लिंक करना पड़ेगा इसके साथ, ताकि आप अपनी लर्निंग कंडीशंस की एनहांसमेंट कर सकते हो। सो ये दोनों कहीं ना कहीं चीजें करेक्ट थी। ठीक है, आगे आते हैं की बिहेवियर ऑफ एन अफेक्टिव टीचर। देखो अगर टीचर है उसको अगर अफेक्टिव बनना है तो उसको ना कुछ की बिहेवियर की, यानी उसके ना कुछ बिहेवियर में ना ये चीज़ें होनी चाहिए।
वो 3 क्या जो पेपर में बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले है स्ट्रक्चरिंग, यानी ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग लर्निंग एक्टिविटीज टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग। देखो अगर किसी टीचर ने बीइंग जब वो कंटेंट को वो डिलीवर कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है, अगर उसने अपनी टीचिंग को अफेक्टिव करना है ना, तो यानी उसको अगर वो चाहता है कि वो अपने कंटेंट की यानी जो उसकी समझ है या जो लर्निंग है उसको मीनिंगफुल बनाना है, तो उसे ना लर्निंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज और सीक्वेंस करना पड़ेगा। यानी जो चीज़ें उसने टीचिंग के टाइम पे यानी जो लर्निंग एक्टिविटीज उसने यूज़ करनी है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज की हो, यानी उनका सीक्वेंस इस तरीके से हो कि जो एट द एंड लर्निंग आउटकम निकले ना वो बड़ी अच्छी निकले, बहुत स्ट्रांग निकले, यानी वो कहीं ना कहीं अपनी लर्निंग को प्रमोट करे कि वो अफेक्टिवली रिजल्ट्स लेके आए। सेकेंड आता है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यानी अगर आप डिफरेंट टीचिंग के मेथड्स को यूज़ करते हो, स्ट्रेटेजीज को यूज़ करते हो, वो डैम श्योर है कि हर लर्नर बीइंग इंडिविजुअल जो उनके डाइवर्स नीड्स हैं उनको पूरा करेगी। अगर कोई मतलब टीचर है, अगर उसने अफेक्टिव बनना है तो उसको ये चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसको जितनी भी डाइवर्स नीड्स है ना स्टूडेंट्स की उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी उसकी टीचिंग आपके अफेक्टिव हो पाएगी। और नेक्स्ट आता है लेसन की क्लैरिटी। देखो क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन टू फैसिलिटेट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट की समझ को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवाने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस मतलब उसको समझाने हैं, यानी जो इशू को डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट को, जो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन स्टूडेंट्स को देना है, तो उन सब चीज़ों को अच्छे से समझाना पड़ेगा टीचर को। समझाया कम्युनिकेशन के थ्रू जाता है, यानी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करो। देखो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट और अच्छे से मतलब देखो अगर मैं आपको एक बताऊँ, एक ना टीचर्स होते हैं एक टाइप के, उनको आता सब कुछ होता है, मतलब इतनी डेप्थ नॉलेज होती है, बट वो ना बच्चों को नहीं समझा नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये चीज़ की क्लैरिटी है, यानी इसे लेसन क्लैरिटी कहते हैं, ये होनी बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे आज का हम सेशन करते हैं वाइंड अप। ऑलरेडी 50 मिनट्स की क्लास हो चुकी है। आपको आगे भी अभी इसके रिगार्डिंग हमारा अभी 2 सेशंस और लगेंगे, उसके बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट, फिर हम आगे अपनी स्टार्ट कर देंगे रिसर्च एप्टीट्यूड पे मूव ऑन करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे करते हैं वाइंड अप। जैसे कि आपको पता है पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, क्लास आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो। अल्टरनेट डेज क्लास चलती है, कल अब हमारे पेपर 2 कॉमर्स की होगी। हमारा सिलेबस अब थोड़ी सी हमने अपनी स्पीड को बकल अप करना है, तो जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, उतना ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा कि हम अपनी रिविजन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, मिलते हैं फिर कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स फॉर पेपर 2 कॉमर्स क्लास। परसों हम इसकी पेपर 1 की आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।